काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की कंपनी होती हैं। 3 बेसिक काइंड्स, 3 बेसिक काइंड्स हैं। 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये 3 बेसिक काइंड्स हैं। पहले देखते हैं 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 62 में कहा गया है, अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, वह कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति मेंबर हो, केवल ही एक ही मेंबर हो जिस कंपनी में, वह 1 पर्सन कंपनी होती है। कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, यह प्राइवेट कंपनी की तरह फॉर्म की जाती है। इसकी अपनी डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट और सेपरेट होगी मेंबर से। जैसे मेंबर है और ये कंपनी है, तो मेंबर की अपनी एंटिटी है, कंपनी की अपनी एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण कंपनी हैज़ इट्स ओन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कंपनीज के अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे, जो कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे वो मेंबर के नहीं होंगे, कंपनी के अपने हैं। प्रोमोटर इज़ नॉट पर्सनली लायबल टू रीपे द डेब्ट्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के ऊपर कोई डेब्ट्स या लाइबिलिटीज़ हैं तो कंपनी की खुद की लाइबिलिटी है, प्रोमोटर की नहीं है। नॉमिनी, सोल मेंबर हैज़ टू मेंशन अ नॉमिनी वाइल रजिस्टरिंग। अब 1 पर्सन कंपनी जब रजिस्टर की जाती है तो एक नॉमिनी को मेंशन करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। नो परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अगर मेंबर की डेथ हो जाए तो कंपनी आगे बढ़ जाए, उसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ये समझते हैं। ऑन सोल मेंबर्स डेथ विल रिजल्ट इन नॉमिनी चूजिंग और रिजेक्टिंग टू बिकम मेंबर, अगर सोल मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसका नॉमिनी चूज़ करता है मेंबर बनने के लिए तो कंपनी आगे बढ़ेगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा। और अगर वो रिजेक्ट कर देता है कि मुझे मेंबर नहीं बनना, तो कंपनी वहीं एंड हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा। नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, कोई मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत नहीं है कि कितने अमाउंट से कंपनी शुरू की जाए, कितने कैपिटल से शुरू की जाए, ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। डू नॉट हैव टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग्स, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग्स को होल्ड किया जाए, जैसा कि प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज में किया जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कहा गया है, अ कंपनी विच हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और मोर एज प्रेस्क्राइब्ड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, जो भी प्रेस्क्राइब की गई हो। और उसके आर्टिकल्स में क्या लिखा होना चाहिए, बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स इफ़ एनी, अगर वो उस कंपनी में शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल है, तो उन शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उस पर प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स, अब जैसे कंपनीज वगैरह होती हैं पब्लिक कंपनीज, वो पब्लिक को इनवाइट करती हैं अब उन अपने शेयर्स को लेने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जा सकता, ठीक है। शेयर्स को ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता और पब्लिक को इनवाइट भी नहीं किया जा सकता शेयर्स और डिवेंचर्स लेने के लिए। लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 200 हो सकते हैं, 200। अब देखते हैं पब्लिक कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 71 में दिया हुआ है। तो पब्लिक कंपनी होती है कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वह कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो, जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल जो हो 5 लाख या उससे ज़्यादा जो भी प्रेस्क्राइब की गई हो, वो मिनिमम पेड अप कैपिटल हो उसमें। पब्लिक कंपनी जो होती है वो एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 7 मेंबर्स, कम से कम 7 मेंबर तो होने चाहिए उसमें। नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में 200 थे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स कोई लिमिट नहीं है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, दे आर ट्रेडेड पब्लिकली, प्राइवेट कंपनी में जो था प्राइवेट शेयर्स को क्या सॉरी प्राइवेट कंपनी में जो था शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस थी। पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं शेयर्स।
और पब्लिक को इनवाइट भी कर सकती है अपने शेयर्स लेने के लिए, डिबेंचर्स लेने के लिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए। नाम ही पब्लिक है, पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स लेने के लिए इनवाइट भी कर सकती है, और उसके शेयर्स वगैरह जो हैं वो पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं। अब यही कंपनीज फर्दर क्लासीफाई की जा सकती हैं, इनको अलग अलग प्रकार से और कैसे कहा जा सकता है वो देखते हैं। दीज कंपनीज में बी कॉल्ड एज फॉलोज। जैसे कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, मान लो किसी कंपनी की कैपिटल है, वो उसको शेयर्स में डिवाइड कर दे उस कैपिटल को, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी भी ऐसा कर सकती हैं, पब्लिक कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं। तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप के टाइम पे जब कंपनी ख़त्म की जाती है, डिसॉल्व की जाती है, उसका डिसोल्यूशन होता है, तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर जिसने शेयर्स लिए हैं उसकी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी कितनी होगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन देयर शेयर्स। अब किसी ने एक शेयर लिया है 500 रुपये का, 500 का, उसने 250 का पेमेंट कर दिया है, 250 का भी रह गया है, तो उसकी लाइबिलिटी जो अनपेड है अभी, जो रह गया है अमाउंट, उतनी होगी, उसकी जिम्मेदारी इतनी होगी बस, 250 की, टोटल 500 की नहीं होगी, जो अमाउंट अनपेड है अभी केवल इतनी होगी। तो ये कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया। अब दूसरी होती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, ये जिसमें गारंटी द्वारा लिमिट किया जा सकता है। तो इसमें क्या, वाइंडिंग अप के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे, कंपनी ख़त्म करने के टाइम पे मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी, मेंबर की लाइबिलिटी उतनी होगी जितनी उसने गारंटी ली है। इट एक्सटेंड्स टू द अमाउंट अंडरटेकन टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ देम टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ कंपनी के एसेट्स वगैरह जितने भी हैं उसके प्रति उन्होंने कितनी अंडरटेकिंग ली है, कितनी गारंटी ली है कि कितना कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी तरफ से, जो गारंटी ली है उतनी लाइबिलिटी होगी। मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं, इसमें शेयर्स में भी उन कैपिटल को डिवाइड किया जा सकता है। अगर शेयर में कैपिटल को डिवाइड किया जाता है, इफ़ इट हैज़ शेयर कैपिटल इन एडिशन टू गारंटी अमाउंट, जो लाइबिलिटी गारंटी अमाउंट की थी, जितनी उन्होंने गारंटी ली थी, उसके अलावा जो अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन देयर शेयर्स, जितना, जैसे हमने ऊपर देखा था, जितना अमाउंट अनपेड रह गया है वो भी उनकी लाइबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज। दीज आर रेलेवेंट टर्म्स, ये एक दूसरे से संबंधित टर्म्स हैं। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अदर इफ अदर इज इट्स सब्सिडरी। अगर एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है, दूसरी सब्सिडरी, तो ये होल्डिंग कंपनी होगी सब्सिडरी की, और सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी होगी होल्डिंग की। एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। अगर सब्सिडरी नहीं होगी तो कोई होल्डिंग कंपनी नहीं होगी, होल्डिंग कंपनी नहीं होगी तो कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी, ठीक है। इसका मीनिंग यही है रेलेवेंट टर्म्स का। अ कंपनी वुड बिकम सब्सिडरी ऑफ अनदर इफ, अगर एक कोई कंपनी दूसरी की सब्सिडरी कैसे बनती है, दैट अदर कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वह दूसरी कंपनी इस सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन, कैसे कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपोज किए जाएंगे, कैसे कैसे बोर्ड बनेगा, ये अगर उसके हाथ में हो, उसके कंट्रोल में हो, तो वह उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विदाउट एनी वंस कंसेंट। अगर दूसरी कंपनी जो है उसके हाथ में पावर हो कि सब्सिडरी के डायरेक्टर्स, या तो सारे डायरेक्टर्स या फिर मेजोरिटी को अगर वो अपॉइंट कर सके, रिमूव कर सके, ये उसके पास पावर हो बिना किसी से कंसेंट लिए हो, तो वह दूसरी ये कंपनी जो है ये इसकी सब्सिडरी होगी। और सब्सिडरी कैसे होगी, दैट अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग राइट। अगर ये होल्डिंग कंपनी या जो भी कोई कंपनी है दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल को होल्ड करती हो, उसके पास उसके 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल हो, या फिर 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट हो, तो वह उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी होगी, और यह सब्सिडरी कंपनी इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी। आई होप समझ में आ गया। गवर्नमेंट कंपनीज सेक्शन 2 क्लॉज 45 में कहा है, इन विच मिनिमम 51% ऑफ पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय, जिस कंपनी में कम से कम 51%
पेड अप कैपिटल की या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, केंद्र सरकार के पास, या फिर एक या एक से ज़्यादा राज्य सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा राज्य सरकार के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। या फिर और कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं? ऑल्सो एनी कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब मान लो एक कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी कोई, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। अब देखते हैं फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनीज कौन सी होती हैं। सेक्शन 2 के क्लॉज 42 में कहा है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका इनकॉर्पोरेशन या फिर फॉर्मेशन जो बनी हो भारत के बाहर, एंड इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका भारत में कोई बिजनेस करने की जगह हो, या फिर कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, या फिर भारत में कोई बिजनेस एक्टिविटी करती हो, कोई व्यापार करती हो। मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसी ये क्या होती हैं? दैट मैनेज प्रोडक्शन और डिलीवर सर्विसेज इन मोर देन वन कंट्री, जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रोडक्शन को मैनेज करती हों या फिर सर्विसेज को डिलीवर करती हों। जैसे टाटा मोटर्स हैं, एल&टी है, IBM, इन्फोसिस, ये एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज डिलीवर करती हैं, ये एमएनसीज कहलाती हैं। कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स नॉट फॉर प्रॉफिट, जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स जिन कंपनीज के होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। सेक्शन 8 जो है वह एम्पावर करता है, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वह कंपनीज को अलाउ करे टू डिस्पेंस विद वर्ल्ड लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि ये ऐसी कंपनीज को अलाउ कर दे कि इनको अपने नाम के आगे लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ प्रोवाइडेड टू इट्स सेटिस्फैक्शन, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए कि यह कंपनी प्रमोट कर रही है, प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, इनमें से किसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, ये गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए तो वह उसको कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स मानेगी और उनको अलाउ कर देगी, आपको लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं है नाम के आगे। कंपनी प्रोहिबिट्स पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, वो अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड वगैरह नहीं देते, और अप्लाई प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, और जिनका जो भी प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है, और उसको इन ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाती है, इसके लिए यूज़ करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनीज सेक्शन 185 के एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कंपनीज वूज प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, जिस कंपनीज का मुख्य व्यापार, मुख्य बिजनेस होता है शेयर्स को एक्वायर करना, खरीदना, स्टॉक्स को एक्वायर करना, खरीदना, डिबेंचर्स को, अदर सिक्योरिटीज़ को खरीदना और एक्वायर करना, ये जिस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है वह इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहलाती हैं। फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? सेक्शन 45 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, RBI एक्ट, उसका सेक्शन 45 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है। उसमें कहा है नॉन बैंकिंग कंपनीज जो कि विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो उसको फाइनेंस कंपनीज कहते हैं। ये कौन सी होती हैं? ये इनका काम होता है लोन्स को फाइनेंस करना, एडवांसेस को फाइनेंस करना, लोन देना, एडवांसेस देना, या फिर जो इंश्योरेंस के बिजनेस में कंपनीज होती हैं वे सभी फाइनेंस कंपनीज कहलाती हैं। कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स, कुछ कंपनीज होती हैं उनके लिए अलग से एक्ट बनाए जाते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज रेगुलेटेड बाय बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंक कंपनी जो है वह बैंकिंग कंपनीज एक्ट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, ऐसी फूड कॉरपोरेशन एक्ट है। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाई टू देम इन सो फार नॉट इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स देम। अब इन कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट उतना ही लगेगा जितना कि वह इन एक्ट्स से इनकंसिस्टेंट ना हो। अगर कंपनीज एक्ट का कोई रूल, प्रोविजन वगैरह इन एक्ट से कंसिस्टेंट है तो वह अप्लाई होगा इन कंपनीज के ऊपर,
अगर वह इनकंसिस्टेंट है, उससे मैच नहीं कर रहा, तो वह अप्लाई नहीं होगा। तो ये हो गया आपका काइंड्स ऑफ कंपनीज। अगला प्राइवेट कंपनी होगा। रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्राइवेट कंपनी नेक्स्ट वीडियो में।